3, 2, 1, go! नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आकाश लेक्चर में। और इस वक्त हम क्लास 11th का चैप्टर 15 लेकर आ रहे हैं। इसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उन्हीं को क्लियर किया है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के इस लेक्चर की। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है पादप वृद्धि नियामक, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। इसकी कुछ और इसके जो टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो हमने छोड़ दिए हैं। हम शुरुआत करते हैं पादप वृद्धि एवं नियामक। तो इसकी विशेषताएं देखेंगे। सबसे पहले क्या है पादप वृद्धि और नियामकों की विशेषताएं, इसको पहले पढ़ेंगे पूरी थ्योरी विजन, फिर देखेंगे आगे चलकर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये। इससे नीट में भी क्वेश्चन बनते हैं और बोर्ड में तो इसे बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे शुरुआत से। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन हैगा कि पादप वृद्धि नियामक विविध रासायनिक संगठनों वाले साधारण तथा लघु अणु होते हैं। यह इंडोल सम्मिश्रण यानी इंडोल 3 एसिटिक अम्ल IAA ये होते हैं। ठीक है, एडेनिन व्युत्पन्न होता है, परफ्यूराइल, एमिनो प्यूरिन, काइटिन, कैराटिनाइड तथा वसा और अम्लों से व्युत्पन्न भी होते हैं। एसिटिक एसिड AVA होते हैं, टर्पीन होता है, जिब्रेलिन एसिड GA होता है या गैसेज होता है। एथिलीन यानी एथिलीन जो होता है ये केले को पकाने के काम आता है, ये एथिलीन होता है। C2H4 आदि को कह सकते हैं हम। ये क्या होती हैं? पादप वृद्धि नियामक होते हैं। ठीक है, तो पादप वृद्धि नियामकों को पाठ्य सामग्रियों में पादप वृद्धि तत्व या पादप हार्मोन तथा फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी वर्णित किया गया है। इनको क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन्स भी इनको कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? फाइटो हार्मोन भी इनको कहते हैं। पादप वृद्धि नियामक जो होते हैं उनको फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला इसमें है कि पादप वृद्धि नियामक जो होते हैं यानी जो पादप वृद्धि नियामक होते हैं उनके बारे में, जो पादप वृद्धि नियामक होते हैं इन्हें कहते हैं PGR कहते हैं, को व्यापक रूप से एक जीवित पौधों में उनकी कार्यशीलता के आधार पर दो समूहों में बांटा जा सकता है। PGR एक समूह वृद्धि उन्नयक क्रियाकलापों को करते हैं, यानी एक वृद्धि को बढ़ा देती है और एक वृद्धि को कम कर देते हैं। उनमें इन दो भागों में इनको वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि कोशिका विभाजन, कोशिका प्रसार, प्रतिमान संरचना, ट्रोपिटिक वृद्धि, पुष्पन, फलीकरण तथा बीज संरचना आदि। इन्हें पादप वृद्धि नियामक भी कहा जाता है, जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स। इनका पूरा अध्ययन डिटेल में हम आगे करेंगे या अगले लेक्चरों में करेंगे। उनके समूहों के दूसरे PGR दबाव के प्रति पादपों की अनुक्रिया समूह के दूसरे PGR में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही वे विभिन्न वृद्धि बाधक क्रियाकलापों जैसे प्रसुप्ति, विगलन में भी शामिल हैं। यानी प्रसुप्ति भी करते हैं ये, विगलन को भी रोकते हैं, विगलन को बढ़ाते भी हैं। इस टाइप के ये क्या होते हैं? वृद्धि नियामक होते हैं। ठीक है, अब इनके साथ ही विभिन्न वृद्धि बाधक क्रियाकलाप जैसे प्रसुप्ति व विगलन भी शामिल हैं। अब होता है एब्सिक एसिड PGR, इसकी समूह का सदस्य है जो गैसीय PGR है। गैसीय PGR इसमें याद रखना है, जो गैसीय PGR होता है वो होता है एसिटिक एसिड। ये प्रमुख सदस्य होता है। ये कैसा होता है? गैसीय PGR होता है। और ठीक है, एथिलीन किसी भी समूह के साथ बैठ जाता है, लेकिन व्यापक तौर पर यह एक वृद्धि बाधक क्रियाकलापों में से एक होता है। ठीक है, वृद्धि बाधक यानी वृद्धि को रोक देता है।
आगे चलते हैं। तो अब इससे कुछ और रोचक इससे जुड़ी हुई जानकारियां हैं। सॉरी, इस वक्त तबीयत थोड़ी साथ नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी लगे हैं। इसमें क्या आएगा कि खोज FW वेंट, जो FW वेंट थे, FW वेंट के द्वारा जई के अंकुरण में प्रांकुर चोल के शिखर से की गई थी। किसकी खोज? एथिलीन की खोज की गई थी FW वांट के द्वारा। ठीक है। अब आता है वेकेन या फूलिस सीडलिंग जो होती है धान के पौधे, नवोत्पत्ति की बीमारी है जो रोगजनक कवक जिब्रेला या फूजिकोराई के द्वारा होती है। जिब्रेला फूजिकोराई होता है, उसके द्वारा ये जो कवक के कारण ये बीमारी होती है, जिसे कुरोसोवा अथवा जापानी वैज्ञानिक ने रोग रहित धान की पौधों में रोग लक्षण को बताया। जो रोग रहित धान के पौधे थे उनमें रोग लक्षण को इसके द्वारा उन्होंने क्या किया? बताया। जब उन्होंने कवक के जीवाणु विहीन निस्पंदों यानी फिल्ट्रेट के साथ उपचारित किया, उसको निस्पंदित यानी फिल्ट्रेट के साथ जब उसको उपचारित किया, तब उन्होंने सक्रिय तत्व की पहचान की, जिसे हम जिब्रेलिन्स कहते हैं। जिब्रेलिन्स कहते हैं, जिसे हम फिल्ट्रेट में इसकी खोज की गई थी। किसमें? इसकी धान के पौधे में जिब्रेलिन्स की खोज की गई थी। इसको आप याद रखें, जिब्रेलिन्स की खोज की गई थी धान के पौधे में। ठीक है, इसको याद रखते चलें, आगे बढ़ते चलें। सॉरी, चलिए ये हो गया था। ओ माय गॉड। अब आता है एक स्कूग, F स्कूग जो थे तथा उनके सहकर्मियों ने देखा कि तंबाकू के तने के जो ऊपर पर्व यानी इंटरनोडल होते हैं में खंड में अभिवाहित कोशिकाओं का समूह तभी प्रचुर हुआ जब ऑक्सिन के अलावा मीडियम में वाहिका ऊतकों के सत्व या ईस्ट सत्व का नारियल दूध या DNA पूरक रूप से दिया गया। स्कूग और मिलर ने साइटोकाइनिन्स को बढ़ावा देने वाले इस तत्व की पहचान की, इसका क्रिस्टलीकरण किया तथा इसे काइनेटिन नाम दिया। तो जो साइटोकाइनिन होता है इसकी जो खोज की गई थी वो नारियल के पानी, नारियल का जो दूध होता है उससे इसकी खोज की गई थी, या फिर इसे ईस्ट तत्व कहते हैं। इनमें जो बहने वाले तत्व होते हैं उनसे इसकी खोज की गई थी। उन चीजों से क्या की गई थी? इसकी खोज की गई थी। आप इसको याद रखें। किसने की थी वो भी याद रखें, F स्कूग ने की थी। अब आगे चलेंगे तो क्या देखेंगे कि 1960 में मध्य में 3 अलग अलग वैज्ञानिक जो थे वो स्वतंत्र रूप से 3 तरह के निरोधक का शुद्धिकरण एवं उनका रासायनिक स्वरूप प्रदान किया। 3 वैज्ञानिक थे। कौन कौन थे वे निरोधक? कौन कौन से थे? बिल्गन सेकंड डोरमिन कहते हैं कि बाद में ये 3 रासायनिक रूप से समान पाए गए। इसका नामकरण एब्सिक अम्ल के रूप में रखा गया। इसे एब्सिक अम्ल फर्स्ट, एब्सिक अम्ल सेकंड, एब्सिक अम्ल थर्ड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखें। अब आ जाता है जो कोष इनसे ने यह सुनिश्चित किया कि पके हुए संतरों से निकला हुआ एक वाष्पशील तत्व पास में रखे बिना पके हुए केलों को शीघ्रता से पका देता है। बाद में यह वाष्पशील तत्व एथिलीन के नाम से जाना जाता है। तो जो एथिलीन की खोज किसने की थी? कोरिस ने की थी। कोरिस ने एथिलीन की खोज की थी। आप इसको अंडरलाइन कर लें। जो कोरिस थे उन्होंने एथिलीन की खोज की थी, और वो किस में की थी? पके हुए संतरों से निकले हुए वाष्पशील द्रव्य से की थी। कोरिस ने की थी पके हुए वाष्पशील द्रव्य से की थी। किसकी खोज की थी? एथिलीन की खोज की थी। ठीक है, इसको आप याद रखें। एथिलीन की उन्होंने क्या की थी? खोज की थी। आगे चलते हैं। तो अब आ जाते हैं हम यहां पर, यहां कह रखा है इन्होंने पादप वृद्धि नियामकों का कायिक शारीरिक क्रियात्मक प्रभाव। जो कायिक वृद्धिक होती हैं उनका क्या है? जो होता है नियामकों का कायिक और शारीरिक और एवं क्रियात्मक जो प्रभाव होता है उसको किस प्रकार से इन्होंने बताया है वो देखेंगे। देखो, ग्रीक शब्द जो होता है ऑक्सिन का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ावा देना, इसकी ग्रोथ करना। किसका मतलब होता है? ऑक्सिनेज का।
तो ऑक्सीनेज मतलब जहां ऑक्सीजन एंजाइम आ जाता है वहां मतलब होता है कि वहां वृद्धि होगी। अब वहां कहां से वृद्धि होगी, किस प्रकार की वृद्धि होगी, उसको अब हम समझते हैं। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या हैगा, सबसे पहले इसमें हैगा कि जो सर्वप्रथम मनुष्य के मूत्र से निकाला गया था, जो ऑक्सीजन हैगा वो सर्वप्रथम कहां से निकाला गया था, मनुष्य के मूत्र से इसको निष्कासित कर ऑक्सीजन को पौधों पर छिड़का गया था। ठीक है, शब्द ऑक्सीजन से इंडोल 3 एसिटिक जो अम्ल होता है, कौन सा, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल यानी IAA इंडोल 3 एसिटिक अम्ल तथा अन्य प्राकृतिक एवं कृत्रिम यौगिक जिनमें वृद्धि करने की क्षमता हो के लिए प्रयोग किया जाता है। जिनमें भी वृद्धि करने की क्षमता होती है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, ये प्राय तने एवं मूल के बढ़ते हुए शिखर पर बनते हैं। तने पर जो शीर्ष उसका बढ़ने वाला शिखर होता है, मान लीजिए ये एक तना है, इसका जो बढ़ने वाला जो यहाँ का जो शीर्ष होता है ऊपर की ओर बढ़ने वाला, यहाँ पर कार्य करता है ऑक्सीजन, यहाँ से इसकी ग्रोथ कराता है ऑक्सीजन, यहाँ से इसकी क्या कराता है, धीरे धीरे जो है ग्रोथ कराता जाता है ऑक्सीजन, क्या कराता जाता है, ग्रोथ कराता जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसके बाद जो हैगा वो हैगा कि जो ऑक्सीजन, अब मूल जो होती है, मूल मान लीजिए ये मूल है, तो इस मूल के और नीचे बढ़ाने का काम भी कराता है, मतलब पौधे में यह ऊपर की ओर वृद्धि को अग्रसित करता है तने में, और मूल में ये नीचे की ओर जो वृद्धि होती है उसको अग्रसित करता है। इसको आप याद रखें। ठीक है, और आगे ये है कि ऑक्सीजन जैसे IAA इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल को पौधों से निकाला जाता है। IAA नैप्थेलिनिक एसिटिक अम्ल होता है। 2,4-D भी क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक अम्ल जिसको नाम है वो भी क्या होता है, कृत्रिम ऑक्सीजन होता है, आप इसको याद रखें। अब आता है ऑक्सीजन के उपयोग का एक विस्तृत दायरा होता है और यह बागवानी एवं खेती में प्रयोग अधिक किए जाते हैं। ठीक है, कृषि एवं बागवानी में इनका प्रयोग अधिक किया जाता है। यह तनों की कटिंग, कमलों के जड़ फूटने, जो कलम लगाते हैं उनकी जड़ों को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, सहायता ली जाती है, जो कि पादप प्रवर्धन की व्यापकताओं में से इस्तेमाल जो होती है। तो ऑक्सीजन पुष्पन को बढ़ावा देती है, जो ऑक्सीजन होती है वो पुष्पन को क्या करती है, बढ़ावा देती है, यानी इसके छिड़कने से पौधों में पुष्प प्रेरित हो जाते हैं, किसको, ऑक्सीजन को छिड़कने से। जैसे ही अनानास में क्या करते हैं, पौधे पर जैसे ऑक्सीजन का छिड़काव करते हैं तो उसमें पुष्प प्रेरित हो जाते हैं, वो पुष्पित हो जाता है पूर्णतः। ठीक है, अब यह पौधों में पत्तों तथा फलों को शुरुआती अन्यथा अवस्था में गिरने से बचाता है, और ये पत्तों को गिरने से भी बचाता है। जो उसकी पौधे का जो नवोदित पौधा होता है उसके पत्तों को शुष्कन या उनको गिरने या उनके बिलगन से भी ये बचाता है, वो कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, उच्च पादपों की वृद्धि करता है। अब जो उच्च बड़े बड़े पादप होती हैं उनमें छिड़कने पर इसको उनकी क्या करता है, ये वृद्धि करता है, उनकी वृद्धि को उनको बढ़ा देता है, उनकी वृद्धि करता है। ठीक है, अब आता है अग्र कलिका पार्श्व कक्षस्थ कलिकाओं में वृद्धि को अवरोधित करता है। उनकी जो कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, कक्षस्थ मतलब ये होता है कि ये एक नोड है, इसके आगे वाला ये इतना एक कक्षस्थ वृद्धि, इसको क्या करता है, ये अवरोध करता है, इसको कक्षस्थ वृद्धि होती है उसको बढ़ने नहीं देता है ये। ठीक है, अब आता है जिसे शिखाग्र प्रबद्धता कहते हैं। अब प्रारोह सिरों से काटने पर शिराछिद्य जो है वो यह प्राय पार्श्व कलिकाओं में वृद्धि होती है। क्या होती है वृद्धि, ये जो वृद्धि होती है वो कहाँ पर होती है भाई, ये वृद्धि जो होती है वो पार्श्व कलिकाओं में जो वृद्धि है वो होती है। ठीक है, तो इस चित्र में देख सकते हैं आप कहाँ पर वृद्धि कर रहा है, ये सिर्फ ऊपर की ओर जो है वृद्धि कर रहा है, ऊपर की ओर सिर्फ वृद्धि कर रहा है, यहाँ सिर्फ वृद्धि कर रहा है, यहाँ पर वृद्धि करेगा या फिर यहाँ पर रूट पर, ये या तो पार्श्व वाले सिरे पर अग्रस्त
शीर्ष वाले सिरे पर कार्य करेगा या फिर ये मूल के शीर्ष वाले नीचे वाले जो सबसे नीचे वाला भाग होता है वहां पर कार्य करता है ऑक्सिन। ठीक है, इसके साथ ही ऑक्सिन जो अनिषेक फलन को भी प्रेरित करता है। जो अनिषेक फलन होता है उसमें भी ऑक्सिन की मदद ली जाती है, इसको भी आप देख लें। ऑक्सिन की मदद अनिषेक फलन में भी ऑक्सिन की मदद ली जाती है, आप इसको देखें। ठीक है, और आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं कि जो 2,4-D है, लेकिन जो ये द्विबीजपत्रियों में काम आता है 2,4-D ये भी ऑक्सिन होता है, लेकिन ये बीजपत्री परिपक्व पौधों को प्रभावित नहीं करता है। अभी ये 2,4-D जो होता है वो एक बीजपत्री पौधों को प्रभावित ही नहीं करता है। ठीक है, इसकी कमी होती है। इसका उपयोग मालियों के द्वारा लौंग को तैयार करने में किया जाता है। इसके साथ ही ऑक्सिन जो है जाइलम विभेदन को नियंत्रित करता है तथा कोशिकाओं में कोशिका विभाजन में भी ये मदद करता है। इसका प्रयोग वहां भी किया जाता है, किसका? ऑक्सिन का। तो ये हमारा जो है ऑक्सिन कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं जिबरेलिन्स। जिबरेलिन्स के बारे में हमको देखना है। तो जिबरेलिन की क्या कहानी है वो देखेंगे हम सबसे पहले। अब जिबरेलिन में क्या हैगा? जिबरेलिन एक अन्य प्रकार का प्रोत्साहक पीजीआर होता है। कैसा होता है ये? प्रोत्साहक पे पीजीआर होता है। प्रोत्साहक कैसा होता है ये? प्रोत्साहक पीजीआर होता है। कैमरा गायब हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा लाने की कोशिश करते हैं। हो रहा है, करते हैं, अपनी पुनर्जगह पर पहुंचते हैं वापस से, थोड़ा टाइम लगेगा। यहीं पर थी। तो इसमें थोड़ा सिस्टम प्रॉब्लम आ गया था। किसका का? जिबरेलिन्स एक अन्य प्रकार का प्रोत्साहक पीजीआर है जो 100 से भी अधिक जिबरेलिन्स की सूचना जो है को विभिन्न जीवों से आ चुकी हैं, जैसे कि कवकों और उच्च पादपों में इन्हें जो ये कई प्रकार की होती है, GA1, GA2, GA3, ये 3 प्रकार के होती हैं। इसी तरह से नामांकित किया गया है। ठीक है, हालांकि जो GA3 व जिबरेलिन्स 3 है जो जिसकी सबसे पहले खोज की गई थी और अभी भी जो सभी से अधिक सघनताओं से अध्ययन किया जाने वाला स्वरूप है। सभी जो जीए हैं ऐसे हैं वो अम्लीय होती हैं। यह पौधों को एक व्यापक दायरे में कायिक अनुक्रिया देते हैं। यह अक्ष की लंबाई को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। कहाँ की लंबाई बढ़ाती हैं? यह भी जो अक्ष होता है ऊपर वाला अक्ष, एक जो अक्ष होता है उस पौधे का बीच वाला, उसको बढ़ाने की, यानी जो उसका अंदर वाला होता है एक पौधे की जो रीढ़ होती है, उसको नींव होती है, उसको बढ़ाने की ये क्षमता रखते हैं। जिबरेलिन सेब और फलों को लंबा करते हैं ताकि ये उचित रूप से ले सकें। ये जरावस्था में भी रोकते हैं तथा जरावस्था यानी जो वृद्धावस्था आती है पौधों की, उसको भी रोक देते हैं। ठीक है, ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रहें और बाजार से मिल सकें। GA3 को आवश्यक या शराब उद्योग में मल्टीनिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसको भी याद रखें। अब आगे इसमें जो है वो ये अक्ष की लंबाई बढ़ाने की क्षमता रखते हैं, ये हम देख चुके हैं। ये अतः अंगूर में डंठल की लंबाई बढ़ाने में प्रयोग किए जाते हैं। जो अंगूर का डंठल होता है उसकी लंबाई बढ़ाने में भी इन्हीं का प्रयोग किया जाता है, GA का। ठीक है, जिबरेलिन्स जो है सेब जैसे फलों को लंबा बनाते हैं ताकि वे उचित रूप से प्रयोग किए जा सकें। ये जरावस्था को भी रोकते हैं ताकि फल पेड़ पर अधिक समय तक लगे रहें सकें और बाजार में मिल सकें। ठीक है, ये सब इनके वो होती हैं। ये शराब की जो उद्योग में जो माल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। गन्ने के तने में कार्बोहाइड्रेट चीनी या शर्कराओं के रूप में एकत्रित रहता है। गन्ने की खेती में जिबरेलिन्स छिड़कने पर तनों की जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जिबरेलिन छिड़कना चाहिए कहाँ पर? गन्नों के खेतों में। इसमें 20 टन प्रति एकड़ ज्यादा उपज बढ़ जाती है इसके छिड़कने से। GA छिड़कने पर किशोर शंकु वृक्षों में परिपक्वता तीव्र गति से होती है। जो परिपक्वता आ जाती है उनमें वो जल्द ही आ जाती है, अतः बीज जल्द ही से तैयार हो जाती हैं। जिबरेलिन, चुकंदर, पत्ता गोभी एवं अन्य जो रोजेटी स्वभाव वाले
पादपों में जो बोल्टिंग यानी पुष्पन से पहले ही अंतःपार्श्वीय दीर्घकरण को बढ़ावा दे देते हैं। ये जो दीर्घकरण हैगा उसको बढ़ावा ये दे देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको फॉरवर्ड करें। थैंक यू, धन्यवाद। आप आकर मिलेंगे किसी अन्य लेक्चर में।